हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सोशियोलॉजी के बुक 1 के चैप्टर 3 में सोशल इंस्टीट्यूशंस तो हम देख रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं। और इसमें हमने देखा कि 5 तरह की सामाजिक संस्थाएं होती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और हमारी जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा परिवार, विवाह, नातेदारी, यानी कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, इसको डिटेल में देखा है। और वीडियो 2 में हमने वर्क, कार्य के बारे में डिटेल में देखा है। और नंबर 3 में हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। बेसिकली हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है और इस चैप्टर को समझने के लिए तीनों आप ज़रूर देख लेना। और आप तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको जब जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसको हम 2 थियरीज़ के थ्रू देखेंगे। नंबर 1 इज़ फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद, जो कहता है समाज में ताना बाना, तालमेल बना रहता है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, शेयर करते हैं, इससे सबकी भलाई है। और दूसरा है संघर्षवाद, कॉन्फ्लिक्ट थियरी, जो कहता है कोई तालमेल नहीं है, सब लोग संसाधन के लिए मुझे और मारामारी करते रहते हैं। ये तो घर घर की कहानी है। तो ये जो 2 थियरीज़ है, एक ताना बाना का और एक मुझे और का, इनको बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट इसके थ्रू देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक संस्था, जिसका नाम है राजनीति। और इसमें हमें 8 चीज़ें देखनी है। आप 8 सुनकर घबरा बिल्कुल मत जाना। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि ये जो राजनीति है ये 2 पिलर्स पे खड़ी है, शक्ति और अथॉरिटी। इस पिक्चर को देखो और इसको देखो और इसको देखो। शक्ति के बारे तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई काम नहीं करना चाह रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जो ये काम करवा सकता है उससे, उसके पास शक्ति होती है। टीचर के पास शक्ति है, मदर के पास है, बॉस के पास है। तो ये शक्ति कैसे है? क्योंकि उनके पास है अथॉरिटी या सत्ता। पॉलिटिशियन के लिए भी बिल्कुल यही कहानी है। इनको सत्ता में कौन लाता है, इनको शक्ति कौन देता है? हम देते हैं। इलेक्शन करके उनको जिताकर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, जहाँ वो कानून बनाते हैं और वो कानून हम सब फॉलो करते हैं। तो शक्ति का उपयोग सत्ता के थ्रू होता है। पर कुछ ऐसे समाज है ना जिसमें कोई राज्य ही नहीं है, कोई स्टेट ही नहीं है, तो वो कहाँ पावर, कहाँ अथॉरिटी? तो वहाँ क्या होता है? वहाँ 5 चीज़ों से समाज में सोशल बैलेंस बना रहता है। ये देखो, 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। इन 5 चीज़ों से ये समाज में सोशल संतुलन बना के रखते हैं। तो हमने 2 तरीके के समाज देखे, एक में स्टेटलेस, जहाँ 5 चीज़ें, और एक है स्टेट लेड, जहाँ स्टेट है। तो ये स्टेट क्या चीज़ है? स्टेट है सरकार, एक राजनीतिक तंत्र, एक पॉलिटिकल apparatus, जहाँ 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, विधायिका जो लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी। ये 4 चीज़ें जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसको हम कहते हैं स्टेट। और इसके थ्रू वो एक डिफाइंड एरिया पर शासन करते हैं। तो लोग ऐसे शासन को मानते क्यों हैं, इन रूल्स को मानते क्यों हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के जो पीछे है एक पूरा लीगल सिस्टम। तो जब पार्लियामेंट में बनते हैं कानून, अधिनियम, और जो लोग इनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं उनको फिर कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट न्याय को अपहोल्ड करते हैं। सरकार के पास इतनी क्षमता भी है कि वो ज़रूरत पड़े तो अपनी सैन्य शक्ति को भी व्यवहार कर सकते हैं। तो आधुनिक राज्य जो मॉडर्न स्टेट है उसके बारे में आप समझ गए हो ना? एक बार फिर से देख लो इसको। अच्छा, अब हम जरा सा नज़र डालते हैं कि पुराने दिनों में जो पारंपरिक स्टेट थे और जो मॉडर्न स्टेट्स हो रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है। पारंपरिक जो राज्य थे ना, उसमें थी प्रभुसत्ता या एक छत्र शासन। 1 पर्सन के पास सारी जो क्षमताएं थी वो थी। और आधुनिक राज्य में है भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टनरशिप बाय सिटीजन्स। तो प्रभुसत्ता जहाँ 1 पर्सन के पास सारी, वहाँ से भागीदारी तक पहुँचे कैसे? ये पहुँचते हैं आंदोलन के थ्रू। और एक एग्जाम्पल है नेपाल। नेपाल में बहुत सालों तक प्रभुसत्ता थी, राजा थे, राजा के पास सारे पावर, और फिर लोगों ने बहुत सालों तक आंदोलन किया, जिसकी वजह से आज नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन चुका है। तो ये जो भागीदारी का अधिकार उन्हें मिला, उन्होंने इसे आंदोलन से लिया, छीन के लिया। और मिला क्या उन्हें मिला सिटीजनशिप राइट्स, नागरिकता अधिकार, जिसमें 3 चीज़ें हैं। पहले है नागरिक अधिकार, जो सिविल राइट्स, यानी कि आप अपने सारे देश में जहाँ मर्जी आप रह सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप लैंग्वेज जो भी मर्जी बोल सकते हो, जो धर्म फॉलो करना चाहो कर सकते हो। और है आपके पास संपत्ति रखने का अधिकार। और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कानून के सामने हम सब समान हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के पास भी जितना पावर, समानता है कानून की आंखों में, और आप हमारे सबके लिए कानून बिल्कुल उसी नज़र से देखता है। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि हम सब के पास वोट देने का, किसी पद के लिए खड़े होने के लिए राइट्स है हमारे पास। और है सोशल राइट्स। सोशल राइट्स तो इतने इंपॉर्टेंट है, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, राइट टू शेल्टर, आवास अधिकार। ये सारे जो अधिकार हैं ये सारे मिलकर बनते हैं सिटीजनशिप राइट्स।
तो इन सब की वजह से बनता है नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मान यानी कि ये जो हमारा इतना सुंदर देश है, ये हमारा है, वी आवर्स, अपना है, ये एक फीलिंग आना। और जब देश के बारे में हम देखते हैं, कोई प्रतीक जैसे फ्लैग को देखते हैं, तो हमें लगता है हम इसके हैं, देश के साथ अपनी पहचान हम बनाते हैं। तो ये जो दो चीज़ें जब होती हैं, तब ये बनता है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। तो मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे प्रकार्यवाद और संघर्षवाद के थ्रू। तो देखते हैं वो सरकार के बारे में क्या कहती है। प्रकार्यवाद कहता है कि सरकार का काम है सारे जनता की भलाई देखना, और संघर्षवाद कहता है बिल्कुल नहीं, समाज में तो असमानता है ही है, और जो सरकार है वो जो मोस्ट पावरफुल है, जो ज़्यादा प्रभावशाली है, उनकी हेल्प करता रहता है। तो ये जो दो तरीके हैं, ये दो थॉट्स हैं, इसको आप मन लगा के अच्छी से देख लो। तो मैंने आपसे कहा था ना हम 8 टॉपिक देखेंगे, तो चलो देखो 8 टॉपिक्स हमने देख लिए। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लो, उदाहरण के साथ समझो, तब ये किताब से निकलकर आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी। ओके? अगर आप ओके हो तो चलो हम आपने देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, एक और जिसको हम कहते हैं रिलीजियन या धर्म। धर्म तो हर समाज में होता है, ये एक पवित्र क्षेत्र है, एक सेक्रेड स्पेस है, जिसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है प्रतीक, प्रतीक के प्रति श्रद्धा, प्रतीक यानी कि इनको देख लो पिक्चर्स को। दूसरा है कोई रिलीजियस सेरेमनी, अनुष्ठान या समारोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड है कि जो लोग विश्वास करें, ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, हर रिलीजन के लिए अपने ग्रुप ऑफ बिलीवर्स होते हैं। तो ये धर्म जो है ये इतना इन्फ्लुएंशियल है, ये हर चीज़ में इसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिक जो भी कोई काम हम करते हैं, उससे पहले हम ऐसा करते हैं क्या? ईश्वर के प्रार्थना करके, ईश्वर से अनुमति लेकर तब हम काम शुरू करते हैं। कोई आर्थिक काम जब हम करते हैं, जैसे कोई अपने दुकान खोल रहे हैं सुबह, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं। ऑफिस जाकर भी कंप्यूटर ऑन करने से पहले एक बार ईश्वर का नाम लेते हैं। और राजनीतिक जो भी बहस हो, जो भी हो, उसमें धर्म बहुत प्रभावशाली है। आपने तो खुद ही देखा है पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या हो रहा है। राम जन्मभूमि होने के बाद अब जाके अयोध्या में टेम्पल बना है, और वो राजनीति का एक बड़ा पिलर भी बन चुका है। तो सब कुछ मिलाकर हम क्या देखते हैं? धर्म हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, इसीलिए तो इसे सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें देखने वाले थे, 2 देख लिया हमने, अब तीसरा जो है एडुकेशन। और एडुकेशन तो हम सभी आजकल दुनिया में ज़्यादातर देशों में ज़्यादातर लोग आजकल बचपन में स्कूल जाते हैं। पर पुराने समय में क्या था कि लोग ना स्कूल उतना जाते नहीं थे, बच्चे बड़ों के साथ सारा दिन रहते थे, और बड़ों से देख देख कर वो सारे घर के कामकाज, बाहर के कामकाज, सब कुछ देख देख कर सीख जाते थे। पर आज का ज़माना जो है ये है इंडस्ट्री का ज़माना। इसमें तो श्रम विभाजन करना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा सारे काम करेगा फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो इसकी ज़रूरत है कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और स्किल सेट्स भी दक्षता डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये घर से निकलकर ये सारी एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल स्कूल में आ गई है। हम पहले जाते हैं विद्यालय में, जहाँ हम सीखते हैं सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य, और फिर हम जाते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम तैयार होते हैं कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए, स्किल्स हमें आती हैं। तो सोशियोलॉजी के जो थियरीज़ हैं वो इसके बारे में क्या कहती हैं? प्रकार्यवाद कहता है कि शिक्षा तो समाज का नवीकरण करता है, रिन्यूअल करता है। इसका मतलब क्या है? नए नए आइडियाज़ जब आते हैं तो समाज बदलता रहता है, ये तो समाज के लिए अच्छा है। और संघर्षवाद क्या कहता है? कोई नई बातें, ये तो जो स्तरीकरण है, जो असमानता है, इसको तो और ज़्यादा बनाता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा संसाधन है वो बेटर एजुकेशन प्राप्त करता है, बेटर एजुकेशन प्राप्त करता है तो बेटर काम प्राप्त करता है, बेटर काम प्राप्त करता है तो उसका अगला जनरेशन के लिए भी यही होता है। तो ये जो 2 थियरीज़ हैं, इसको आप थोड़ा सा याद रखना, ज़रूर इसे याद रखना। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो था राजनीति, जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, दूसरा रिलीजन का इंस्टीट्यूशन, और तीसरा हमने देखा एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप पहले वीडियो को देखो, फिर चैप्टर को पढ़ो, एकदम क्लियर हो जाएगा। और खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको करो। जितने एग्जाम्पल दोगे ना, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली पूरा टॉपिक आ जाएगा, रटने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।